जय हिंद साथियों। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी वो वाली किताब है जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, तो उसका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कितने क्षेत्र होते हैं। तो आप लोग को पता है कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, दूसरी और तृतीयक। तो आज जो है हम लोग तीनों को समझने का प्रयास करेंगे और इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे ताकि आप लोग जो है अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सको और आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो दोस्तों मैंने एक नई पहल की है। मैंने नई पहल ये की है कि मैं जो चैप्टर को समझाने का मैंने एक नया तरीका निकाला है। वो तरीका है कि मैं जो है सवालों की सहायता से आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आप लोग को उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं आप लोगों को पहले पता हो। और आप लोग जो है, क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि जो सवाल फ्रेम कर रहा है ना, वो शब्दों को बहुत टफ कर दे रहा है, जिससे कि बच्चे कॉन्सेप्ट तो उनको आता है लेकिन वो जो है शब्दों की जाल में इतना फंस जाते हैं कि वो सवाल को समझ नहीं पाते। तो हमको सवाल समझना भी है, ठीक है, तभी तो हम उत्तर दे पाएंगे। तो मैंने उसी चीज़ को जो है उसी का समाधान के लिए मैंने इस पूरे लेक्चर को इस तरह से फ्रेम किया है कि मैंने जो है हर कॉन्सेप्ट को एक सवाल के अंदर फ्रेम कर दिया है, जिससे कि आप लोग सवाल भी समझ जाओगे और कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग को पहले से अनुभव हो जाएगा कि भाई किस तरह का सवाल जो एग्जामिनर पूछने वाला है। तो दोस्तों आप लोग का ये कैसा, आप लोग का मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगे तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई ये है आपका तो शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका सवाल बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका 3-5 नंबरों का सवाल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले सवाल से हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई आप लोगों को पेपरों में आता है कि भाई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक सार्वजनिक होता है, ठीक है, और एक होता है निजी। पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, तो इस पे आप लोगों से पूछ देगा कि अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को सवाल तो समझ में आ गया कि भाई सार्वजनिक का मतलब होता है आपका पब्लिक और निजी का मतलब होता है, निजी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि सार्वजनिक का मतलब होता है सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पार्क हो गया, सार्वजनिक अस्पताल हो गया। ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई जा सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी संस्कृति का हो, कोई भी इंसान जो है सार्वजनिक जगह पर जो है अपनी उपस्थिति को दर्शा सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक बोलते हैं। इसी तरह से क्षेत्र भी होते हैं जिसपे सार्वजनिक क्षेत्र होता है। तो उसमें क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे पहले विशेषता क्या होती है कि भाई परिसंपत्तियों पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। जो भी परिसंपत्ति होती है उस पर किसका हक होता है, उस पर सरकार का हक होता है। तो जहाँ सरकार का हक होता है वहाँ पर वो जनता की सबके लिए क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हॉस्पिटल, तो किसी एक सरकारी जो हॉस्पिटल होता है वो किसी एक इंसान का तो होता नहीं हो, वो आता तो वैसे सरकार के अंडर ही है, लेकिन वो उस पर भारत की प्रत्येक जनता का क्या है दोस्तों, अधिकार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो परिसंपत्तियों पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। उदाहरण के तौर पर हॉस्पिटल हो गया। नेक्स्ट क्या होता है आपका, सभी सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है, सरकार करवाती है। अब मान लीजिए कि सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर अगर आपको डॉक्टर की उपस्थिति करनी है, नियुक्त करना है, नर्स को नियुक्त करना है, दवाई देखना है, तो ये तमाम चीज़ें कौन देखता है, सरकार देखती है। सरकार अपने अधिकारियों की सहायता से जो है इन सब चीज़ों को क्या करवाती है, मैनेज करवाती है। ठीक है दोस्तों, हाँ। उसके बाद में कि भाई इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, जो सार्वजनिक क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई समाज का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। आप हॉस्पिटल को छोड़ करके आप क्या ले सकते हो, सरकारी जो स्कूल होते हैं ना, सरकारी स्कूल भी क्या है, सरकारी स्कूल भी जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो आपके आते हैं दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर समाज का कोई भी वर्ग जो है जा सकता है एडमिशन लेने के लिए। और इसकी देखरेख कौन करता है, इसकी देखरेख जो है भारतीय सरकार करती है। आपके स्कूल के जो टीचर्स वगैरह होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है भारत की सरकार ही करती है दोस्तों। और इसका मकसद क्या होता है बनाने का, सरकारी स्कूल को, सरकारी स्कूल का बनाने का मकसद है कि भी समाज का क्या हो सके, कल्याण हो सके। समाज का प्रत्येक वर्ग जो है वो शिक्षित हो सके, जिससे कि हमारा समाज शिक्षित समाज बन सके, सभ्य समाज बन सके। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का मकसद क्या होता है भाई, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। उसके बाद में रोजगार सुरक्षा दी जाती है।
अब सार्वजनिक क्षेत्र है, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इससे कई सारी जो है मकसद पूरे हो जाते हैं। पहला मकसद क्या पूरा हो जाता है कि भाई लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, लोग पैसे भी कमा लेते हैं, उसके बाद में उसी से जो है समाज का कल्याण भी हो जाता है ना। तो सेवाएं भी दी जाती हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मकसद होता है क्या करना दोस्तों, कल्याण करना। क्या करना दोस्तों, कल्याण करना, ठीक है। हाँ, उसके बाद में और क्या इसके अंदर विशेषता है कि भाई संवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र जितनी भी सरकारी नौकरी वगैरह होती है उसके अंदर सरकार जो होती है अपने कर्मचारियों को समय समय पे छुट्टी मिलती है, उनको वेतन दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र की क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी, ठीक है। आप सार्वजनिक क्षेत्र को जितने भी सरकारी जॉब्स वगैरह होती है ना, सरकारी नौकरियां, उसी को वो सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। अगला में बात करना है किसके बारे में दोस्तों, निजी क्षेत्र के बारे में। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट की क्या क्या विशेषता होती है, आप लोग के आसपास भी कई सारे लोग प्राइवेट में काम करते होंगे, है ना, कि भाई उनको मंथली सैलरी दी जाती है, जिस दिन काम पे नहीं जाते उस दिन की सैलरी कट जाती है उनको, है ना, कभी भी जॉब से हटाया जा सकता है उनको। तो इसकी विशेषता समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इसकी क्या विशेषता है। तो भाई परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, तो किसी एक बंदे के वो उसका मालिकाना होता है। कई सारे ऐसे भी स्कूल्स वगैरह होते हैं जो ट्रस्ट पे चल रहे होते हैं, जिसके कई सारे मालिक होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक या एक से अधिक मालिक हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में सारी चीज़ों एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। अब जो मालिक होगा वही उसका कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कोई है, प्राइवेट हॉस्पिटल कितना सारा पैसा लेते हैं दोस्तों अपने मरीजों से, तो वो एक मालिक है जो डॉक्टर की सैलरी देता है, नर्स की सैलरी देखता है, दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराता है, अपनी जेब से पैसे दे के उपलब्ध कराता है। जबकि सार्वजनिक के अंदर ऐसा नहीं था। सार्वजनिक के अंदर जितने भी कच्चे माल सरकारी अस्पताल वगैरह के अंदर आते हैं तो वो सब भारत की जनता के टैक्स से जाता है। टैक्स का हम लोग जो पैसा देते हैं ना, तो उसी टैक्स के पैसे से जो है भारत सरकार जो है डॉक्टरों की सैलरी, नर्स, दवाइयों का खर्चा वगैरह सब चलता है। लेकिन यहाँ पर जो है जिस बंदे ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोला होगा वो सारा चीज़ खर्चा यहाँ से देता है। उसके बाद में अधिकतम लाभ कमाना, इसका क्या होता है दोस्तों, मकसद होता है। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह होती है जिसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, तो उनका मकसद होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लाभ कमा सके दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो लाभ कैसे कमाएंगे, जब वो लोग दाम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते हो कि सरकारी हॉस्पिटल में तो आप लोग को सारा चीज़ मुफ्त में होता है, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि आप लोग को पैसे देने पड़ते हैं। तो प्राइवेट वाला लगा भी रहा है तो इसलिए उसको वो चाहता है कि मेरा क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रोजगार जो होता है वो बहुत असुरक्षित होता है। प्राइवेट में आप इसलिए बोला जाता है कि भाई प्राइवेट की जो नौकरी होती है कभी भी जा सकती है ना, कभी भी खतरा होता है। लेकिन सरकारी में क्या होता है कि सरकारी में आपको जो है आपका एक बार आपकी नौकरी लग गई तो आपकी रहती है। वो अलग बात है कि आप कोई गलत काम ना करो जिससे कि सरकार आपको हटा ना दे, लेकिन वैसे आपकी जो एक बार नौकरी लग जाती है तो आपकी बहुत मुश्किल से आप नौकरी हटती है, जब तक आप खुद से ना छोड़ो उसको। तो लेकिन यहाँ पर प्राइवेट के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो है नौकरी के मामले में क्या है दोस्तों, असुरक्षा है, ठीक है, इनसिक्योरिटी। कभी भी आपको प्राइवेट के अंदर हटा सकते हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर लोग सरकारी नौकरी के पीछे जो है बिल्कुल पड़े रहते हैं, दीवाना रहते हैं, ठीक है, उसकी खूब तैयारी करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है कि संवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती है। जितनी सरकारी अधिकारी को सुविधाएं वगैरह दी जाती है उतनी प्राइवेट अधिकारी को सुविधा नहीं दी जाती। वो अलग बात है कि आजकल जमाना चल गया एमएनसीज का, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको खूब दबा करके जो है वो लोग पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ वगैरह देती है। तो ये था दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा पाया हूँ आपको सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। उसके बाद में आता है दोस्तों, आता है आपका संगठित क्षेत्र। एक ही सवाल है, संगठित और असंगठित, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अब ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाई संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके जो है पहले संगठित के बारे में बात करेंगे, फिर असंगठित के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं संगठित के बारे में। तो संगठित का मतलब क्या होता है कि भाई संगठित एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर वेतन क्या मिलता है, अधिक वेतन दिया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नौकरी क्या होती है, सुरक्षित होती है। आप एक तरह से देख सकते हो संगठित को आप समझ सकते हो सरकारी नौकरी की तरह ही, ठीक है, सरकारी नौकरी की तरह ही समझ सकते हो, ठीक है। तो संगठित जो है सरकारी नौकरी का ही एक रूप है, जिसको हम लोगों ने ऊपर सार्वजनिक की बात की थी। तो संगठित के अंदर क्या होता है दोस्तों, संगठित के अंदर वेतन आपको अधिक मिलता है, नौकरी आपकी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, इतनी आसानी से आपकी नौकरी जा नहीं सकती। उसके बाद में कार्य करने की स्थितियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। जो संगठित क्षेत्र के अंदर लोग काम करते हैं ना, तो उनके काम करने का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है दोस्तों, अच्छी कंडीशन होती है काम करने की। उसके बाद में कर्मचारी योजनाओं का लाभ, इसके अंदर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के लिए जो है योजनाएं बनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हो,
ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले प्रत्येक वर्कर का अपना ईएसआई कार्ड बना होता है कि वहाँ पर वो जाकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह ले सकता है, उनका प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है, ठीक है, फंड बोनस वगैरह कटता है। तो ये सब क्या है, उनको सुविधाएं मिलती हैं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की। संगठित क्षेत्र में याद रखिएगा, प्राइवेट वाले भी आ जाएंगे और सार्वजनिक वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट वाले भी प्राइवेट वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि काम करने का जो इनका टाइम होता है ना, फिक्स होता है कि भाई 8 घंटे काम करने हैं आपको। अगर 8 घंटे से आप ऊपर काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आप लोग को जो है एक्स्ट्रा आपका लगता है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर पैसे दिए जाते हैं। वैसे सरकारी काम करने का जो समय है वो 8 घंटा ही है, ठीक है। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप आपको ओवर टाइम के भी पैसे दिए जाते हैं संगठित क्षेत्र के अंदर, है ना। उसके बाद में असंगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। असंगठित क्षेत्र के अंदर लोगों को कम वेतन दिया जाता है, ठीक है। नौकरी इनकी क्या रहती है, सुरक्षित नहीं रहती। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जो लेबर होते हैं ना, जो लेबर मजदूर होते हैं, ठीक है, आप कभी लेबर चौक अपने आसपास में जाकर देखे होगे, पेंट करने वाले, ठीक है, घर बनाने वाले, तो इन लोगों का क्या होता है, इनको वेतन क्या मिलता है, कम मिलता है। इनको वेतन क्या मिलता है, बिल्कुल कम मिलता है, ठीक है। इनकी नौकरी कोई सुरक्षित नहीं रहती कि एक बार इनको हमेशा काम ही मिलता रहेगा। कई बार आप लोग अपने आसपास देखते हो कि जो राजमिस्त्री बेचारे होते हैं, पेंटर्स वगैरह होते हैं, कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, किसी सीजन के टाइम में तो खूब काम मिलता है, लेकिन जब सीजन बंद हो जाता है तो बेचारे कई महीनों तक जो है वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। लेकिन पेट तो उनको भी पालना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर जो है दूसरे काम धंधों में अपने आप को जोड़ लेते हैं, ठीक है, दूसरे काम धंधे करने लग जाते हैं। तो यानी साल भर वो कुछ 3 महीने कुछ दूसरा काम करेंगे, 3 महीने कुछ दूसरा काम करेंगे। तो वो किसके अंदर आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी कार्य करने की स्थितियाँ भी कोई खास नहीं रहती दोस्तों, ठीक है। इनका कंडीशन जो होता है बहुत ख़राब होता है। आप लोग इसी तरह से समझिए कि आप लोग, आपके आसपास में कोई सरकारी रोड वगैरह बन रहा होगा तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर है ना, उन्हीं को क्या बोलेंगे, असंगठित क्षेत्र के मजदूर बोलेंगे। इनको कोई कर्मचारियों का लाभ, इनको कोई पीएफ वगैरह इनको नहीं मिलती है दोस्तों, ना तो इनको कोई ईएसआई, सरकारी अस्पताल के अंदर ईएसआई का लाभ वगैरह मिल पाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद में ना इनको कोई फंड बोनस वगैरह मिलता है। और क्या है कि इनके कार्य करने की कोई अवधि भी नहीं होती, काम के हिसाब से होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ठेकेदार वगैरह है तो उसको भाई ऐसा थोड़ी ना कि वो 8 घंटे के बाद जो है काम नहीं करेगा, तो उसको उसने ठेका ले रखा, उसको तो काम करना पड़ेगा, है ना। कुल मिलाकर के जो है इनकी काम करने की जो कंडीशंस होती है अच्छी नहीं होती। तो ये था आपका संगठित क्षेत्र, जिसके अंदर आपके सरकारी अधिकारी भी आते हैं, फिर प्राइवेट के जो अच्छे वो भी इसके अंदर आते हैं, और असंगठित के अंदर जो लेबर मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, वो आते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताइए। भारत सरकार एक चीज़ लेके आई थी कि भाई राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट, ये क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई लोगों को रोजगार बांटने की गारंटी था, ठीक है। आप लोग अपने आसपास में देखते हो ना कि आप लोग गाँव, जैसे जो बच्चे गाँव में रहते होंगे उनको पता होगा कि गाँव के अंदर जो है नरेगा होता है एक दोस्तों, ठीक है, कि वहाँ पर तालाब बन रहा होता है, सड़क बन रहा होता है, तो लोग जो है वहाँ पर काम करते हैं, उनको फिर दिहाड़ी मिलती है, तो उसी को बोलते हैं रोजगार, ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार। ये इसलिए लाया गया था ताकि जो है गांव के लोगों को जो है या शहर के लोगों को जो है रोजगार कम से कम 100 दिनों का तो रोजगार उनको दिया जा सके, इसलिए लेके आया गया था। तो उसको समझते हैं भैया। राष्ट्रीय गारंटी योजना के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी भारत सरकार देता है, ठीक है। रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। मतलब ये इसलिए लेके आया गया था क्योंकि भारत के अंदर कई सारे लोग जो थे बेरोजगार रह जाते थे, तो उन्होंने मांग की कि भाई हमको भी तो रोजगार मिलना चाहिए। अब तो भारत सरकार ने बोला कि ठीक है, हम आप लोग को जो है पूरे साल भर में 100 दिनों का रोजगार देंगे, ठीक है। अगर आपको रोजगार नहीं दे पाए तो आपको रोजगार के बदले हम क्या देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। यानी कि यहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को कोई ना कोई काम देने का, ठीक है। इसलिए अपने अपने आसपास के गांव में देखा होगा कि तालाब बनते रहते हैं, सड़क बनते रहते हैं, ताकि गांव के लोगों को जो है 100 दिनों का रोजगार दिया जा सके। अगर रोजगार नहीं मिलता तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसके बदले भी पैसे दिए जाते हैं। अपने गांव या आसपास के क्षेत्रों में ही वो काम कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, लोगों को रोजगार मिल सके। उसके बाद में अगला क्या टॉपिक है आपका कि भाई आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इस कथन को हमें बताना है कि भाई जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, प्राथमिक के अंदर क्या आता है, प्राथमिक के अंदर आपका कृषि आता है। जैसे कि आप लोग ब्रेड वगैरह खाते हो, तो जो ब्रेड का कच्चा माल क्या है, ब्रेड का कच्चा माल गेहूं है, आटा है, तो वो कहाँ उगाया जाता है, वो आपका खेत में उगाया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम क्रियाएं जो कृषि से संबंधित है या फिर खेत के अंदर हो रही हैं, तो वो किसके अंदर आती हैं, वो आपकी आती है प्राथमिक के अंदर। प्राथमिक के अंदर आपका पूरा एग्रीकल्चर ही आता है दोस्तों, ठीक है। प्राथमिक के अंदर आपका क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। फिर प्राथमिक के बाद जब वो आटा बन गया, वो आटा ब्रेड बनने के लिए कहाँ जाएगा, ब्रेड बनने के लिए फैक्ट्री वगैरह के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जैसी फैक्ट्री या उद्योग आता है ना, तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो आता है आपका द्वितीयक के अंदर। किसके अंदर आता है दोस्तों, द्वितीयक के अंदर।
द्वितीय केंद्र यानी द्वितीय क्षेत्र क्या है आपका, जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह खूब सारी हैं। अब आपका जो है ब्रेड बन गया है, अब ब्रेड को मार्केट के अंदर ले जाकर बेचेगा कौन, बनाने वाला नहीं, उसके लिए अलग मार्केटिंग टीम होती है, ठीक है। तो वो ले जाकर के जब मार्केट में बेचेगी ना अपने ट्रक से किसी भी गाड़ी वगैरह से, ठीक है, तो वो जब मार्केट में ले जाकर के बेचेगी तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, वो सर्विस हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है पूरी आपकी अर्थव्यवस्था जो है तो उसको जो है 3 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहीं पर सवाल पूछ रहा है कि भाई प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाई प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों और परिवहन की क्या होती है, जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। किसान तभी तो अच्छी फसल उगा पाएगा जब उसके पास अच्छी अच्छी तकनीक होगी, सिंचाई की अच्छी तकनीक होगी, फसल को काटने बोने की अच्छी तकनीक होगी। उसके बाद में विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। मैंने आप लोग को बताया कि भाई विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण का मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना, तो प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर होता है। तो कच्चा माल तो आपको तभी मिलेगा ना जब प्राथमिक क्षेत्र से अच्छा उसके पास तकनीक वगैरह होगा। उसके बाद में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात, ठीक है। जितनी भी तमाम चीज़ें आपको सर्विस देती है ना, कोई ना कोई प्रकार की सेवा देती है। जैसे कि पुलिस वाले आपको सेवा देते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, बैंक वाले आपको लोन देते हैं, आपका पैसा अपने पास डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप गाड़ी से चलते हो तो आप लोगों को जो है ड्राइवर या कंडक्टर आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छी तरह से ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या है, सर्विस हो गई। तो जितनी भी सर्विस या सेवाएं होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं दोस्तों, सेवाएं आपकी तमाम किसके अंदर आती हैं, आपकी आती है तृतीय क्षेत्र के अंदर। यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाइए कि भाई शहरों के अंदर हम किस तरह से जो है लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी तकनीक है जिसकी सहायता से जो है हम लोग रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहला देखिए क्या है कि भाई क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन देना। हम अपने शहर के अंदर खूब अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज वगैरह खोलें, ठीक है, चीज़ों का निर्माण करें। तो चीज़ों का निर्माण कौन करेगा, चीज़ों का निर्माण करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। जब लेबर बेचारा फैक्ट्री के अंदर जाकर के मेहनत करेगा तो कोई ना कोई सामान बनाएगा वो, ठीक है। सामान बनाएगा तो सामान को मार्केट के अंदर बेचा जाएगा। जब मार्केट को सामान के अंदर बेचा जाएगा तो कोई ना कोई उसको क्या मिल जाएगा, ग्राहक मिल जाएगा। और ग्राहक क्या देगा, सामान के बदले उसको क्या देगा, धन देगा। अब धन लेबर को मिलेगा तो लेबर अपना बेहतर जीवन जी पाएगा। तो इसी तरह से एक सर्कल क्या है, बनता रहेगा। फैक्ट्री के अंदर सामान बनेगा, सामान मार्केट के अंदर आएगा, ग्राहक खरीदेगा, फिर ग्राहक पैसे देगा, फिर पैसा उद्योग वाले के पास जाएगा, फिर उद्योग वाला अपने लेबरों को पैसे देगा। तो ये अर्थव्यवस्था का चक्र है दोस्तों, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। इसके बाद में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दे सकते हैं। भाई अपने आसपास कई सारे पर्यटन टूरिस्ट वगैरह टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा दे करके जो है हम लोग रोजगार पैदा कर सकते हैं, है ना। बाहर से हमारे देश के अंदर यात्री वगैरह घूमने आएंगे तो अपने देश की करेंसी यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ पर खाएंगे पिएंगे, घोड़ा गाड़ी से घूमेंगे, यहाँ पर रहेंगे, होटलों के अंदर खाना खाएंगे, तो यहाँ पर पैसे खर्च करेंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पर्यटन भी जो होता है रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता है। अब यूरोप के देखिए, अब कितने सारे देश हैं, यूरोप के जितने भी मैक्सिमम देश हैं ना, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, ये क्या कोई खेती वेती करते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं, किससे कमाते हैं, टूरिज्म से कमाते हैं। क्योंकि विदेश से, दुनिया से लोग घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लोग रहेंगे तो वहाँ का खाना खाएंगे, वहाँ के होटलों को यूज़ करेंगे, वहाँ की गाड़ियों को यूज़ करेंगे, तो लोग पैसा देंगे। तो इस तरह से जो है उनको पैसा मिलता है, इस तरह से वो पैसा कमाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो टूरिज्म से भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन करके हम लोगों को जो है थोड़ी सी नीतियों नियमों में परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उससे भी क्या है कि देश के अंदर रोजगार का सृजन हो सकता है। उसके बाद में मूलभूत सुविधाएं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे करके, भाई हम लोग अगर अपने देश के अंदर बच्चों को जो है तकनीकी शिक्षा सिखाएं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, जिस तरह से आज बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है, कंप्यूटर के अंदर कोडिंग सिखाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाएंगे तो वो लोग स्वयं ही क्या करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे। वो रोजगार मांगेंगे नहीं, रोजगार देंगे, है ना दोस्तों। हाँ, उसके बाद में क्या है कि भाई आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करके, अगर हम किसी बैंक वाले अगर बिना किसी कम शर्तों पर, ठीक है, बिना गारंटर वगैरह लिए हुए, थोड़ा सा कम कागजी कार्रवाई किए अगर किसी को लोन दे देंगे, तो मान लीजिए कि कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो अगर उसको लोन मिल जाएगा तो अपना बिजनेस शुरू करेगा। जब अपना बिजनेस शुरू करेगा तो जब उसका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो लोगों को क्या देगा, लोगों को रोजगार देगा।
और देश की अर्थव्यवस्था में क्या देगा, मदद देगा। कई सारे देश के अंदर बिजनेसमैन तो इस वजह से बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते क्योंकि उनको कैपिटल नहीं मिल पाता, उनको पूंजी नहीं मिल पाती। और पूंजी क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि जब वो बैंक या किसी के पास पूंजी लेने के लिए जाते हैं तो उनकी शर्तें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि आप ये जमा कराइए, घर के कागज़ गिरवी रखिए, ये रखिए। इसलिए जो है लोग बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। फिर भारत सरकार बोलती है कि हमारे देश के अंदर जो है लोग केवल रोजगार मांगते हैं, रोजगार देता नहीं। तो भारत सरकार को समझना चाहिए कि भैया आप शर्तें अगर आसान रखोगे, बैंक अगर आर्थिक सहायता आसानी से दे देगा, है ना, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है कि भाई तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार जो है बेरोजगारी को प्रभावित करती है। भाई देश की जनसंख्या जो है लगभग 1 अरब 40 करोड़ की समथिंग में हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है। तो देश तो भाई बेरोजगार रहेगा क्योंकि सरकारी नौकरी तो गिनी चुनी है और लोग प्राइवेट नौकरी करना नहीं चाहते हैं और सरकार जो है बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। इसलिए देश के अंदर क्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो भाई सबसे पहला कारण क्या है, देखिए सबसे पहला कारण है कि भाई रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। जिस तरह से जनसंख्या देश के अंदर बढ़ रही है, इस तरह से लोगों को रोजगार काम धंधे नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। लोग कृषि करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है। नहीं तो कृषि जो हमारा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, उसके अंदर बहुत रोजगार है, ठीक है। अगर लोग कृषि करना शुरू कर देंगे तो देश के अंदर रोजगार जो है, बेरोजगारी खत्म ही हो जाएगी। लेकिन लोग जो है शर्माते हैं कृषि करने से, ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्या हो रहा है दोस्तों, जनसंख्या बढ़ रही है, उनको खिलाना है, पिलाना है, उनको शिक्षा देनी है, तो संसाधनों पर क्या बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है दोस्तों, है ना। हम अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास संसाधन क्या है दोस्तों, संसाधन हमारे पास सीमित हैं और इंसान की इच्छाएं क्या है, असीमित हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भाई सीमित संसाधनों से जो है हम अपने किस तरह से विकास कर सकते हैं, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था बोला जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, संसाधन सीमित है लेकिन इंसान की इच्छाएं भी खूब असीमित हो जा रही हैं। तो क्या डिसबैलेंस हो जाता है चीज़ों को, इसलिए संसाधनों पर क्या होने लग जाता है, बोझ बढ़ने लग जाता है। उसके बाद में अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। अब नौकरी एक है, मांगने वाले 1000 हैं, घर के अंदर कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट होती जा रही हैं दोस्तों, आय जो है बिल्कुल डाउन होते जा रही है। उसके बाद में वस्तुओं सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है समाज के अंदर महंगाई बढ़ने लग जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये सब कारण है कि भाई बढ़ती जनसंख्या जो है किस तरह से बेरोजगारी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है आपका कि कर्मचारी की अपेक्षा आप कौन से लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कर्मचारी हैं तो आपको कौन कौन से जो है फायदे हो सकते हैं। अगर आप कहीं पर काम धंधा कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी, तो आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। तो देखिए, आपके काम के घंटे क्या होंगे दोस्तों, निश्चित होंगे 8 घंटे। उसके बाद में निश्चित समय से अधिक काम करने पर आपको क्या मिलेगा, अतिरिक्त ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। चिकित्सा सुविधा व पेंशन सुविधा मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, अगर आप संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपका ESI कार्ड बना होगा। मान लीजिए आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आप जाकर के जो है कंपनी की तरफ से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसके बाद में पेंशन की सुविधा होगी आपको। उसके बाद में सवेतन अवकाश मिलेगा, भविष्य निधि का सेवानुदान मिलेगा। मान लीजिए आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह, आपका सैलरी में से कुछ हिस्सा जो है PF के रूप में कटेगा और जब आप रिटायर होंगे तो वही सारा हिस्सा आपको जो है ब्याज के साथ आपको दे दिया जाएगा, है ना। इसलिए वो अपने आसपास देखते होंगे कि कोई सरकारी रिटायरमेंट जब लेता है तो उसको कई सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। तो वो पैसा उसकी सैलरी से कुछ परसेंटेज जो है भारत सरकार काट लेती है, ठीक है, ताकि कर्मचारी जब रिटायर हो जाए तो वो अपने जीवन बेहतर तरीके से जी सके। तो वो उसकी सैलरी का ही कुछ परसेंट होता है जो 30 साल 20 साल 40 साल तक सरकार जो है उसके अकाउंट में जमा करती है और जब रिटायरमेंट के बाद जो है वो राशि बहुत बड़ी हो जाती है तो वो उसको देती है। उसके बाद में दोस्तों क्या है, कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। आपको जो है कुछ सुविधाएं वगैरह दी जाएंगी, अनुचित शोषण नहीं होगा, आपका जो है शोषण बहुत कम होता है। लेकिन वहीं पर जो है बेचारे लेबर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो है उनका कितना शोषण होता है दोस्तों। जैसे मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे आसपास जो है कई सारे जो है बेचारे राजमिस्त्री लोग रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो किसी का घर बना रहे हैं, तो जो मालिक होता है ना वो क्या करता है कि उसको 10-10 दिन तक दिहाड़ी नहीं देता है। अब उनको समझना चाहिए कि बेचारे जो राजमिस्त्री हैं, अब वो बेचारे उनको मंथली सैलरी तो मिल नहीं रही है, वो लोग क्या है कि उनको रोज़ अपना राशन खरीदना होता है, उनके रोज़ डेली के कई सारे खर्चे वगैरह होते हैं, बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास के मालिक वगैरह होते हैं उनको डेली पैसा ना दे करके 3-3 दिन के बाद, 4-4 दिन के बाद,
दिहाड़ी देते हैं, तो इनसे जो है मिस्त्रियों को बहुत समस्या होती है दोस्तों, ठीक है। और इनका इस प्रकार से शोषण भी होता है, उनसे कई बार जो है समय से ज़्यादा काम करा लिया जाता है, उनका पैसा रोक लिया जाता है। तो ये तमाम समस्याएं होती हैं, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरों को जो असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो संगठित क्षेत्र जिसके अंदर आपके कुछ प्राइवेट के लोग आते हैं, सरकारी लोग आते हैं, उनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है कि भाई किस प्रकार से जो सार्वजनिक क्षेत्र है राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र आप लोग को मैंने पढ़ाया था ऊपर। सार्वजनिक क्षेत्र क्या था आपका, ये रहा आपका सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके अंदर आपका सरकार सरकारी स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है। मकसद क्या होता है बनाने का कि भाई समाज के अंदर क्या किया जा सके, कल्याण किया जा सके, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी हैं तो किस तरह से जो है देश के नेशन बिल्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर इसमें ढांचागत सुविधाएं, कृषि व उद्योगों को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी काम धंधे, जैसे कि सरकारी अस्पताल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी कोई सा भी दफ्तर हो गया दोस्तों, तो वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि भाई जनता को जो है कम पैसे पे जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके, क्योंकि उनका मकसद क्या है, उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, उनका मकसद है सामाजिक कल्याण। क्या है दोस्तों, सामाजिक कल्याण, ठीक है। यही कारण है कि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में बहुत अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मकसद क्या है इनका कि भाई जरूरी वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय में सरकारी सहायता और अनुदान दिए जाए। कई बार आप लोग देखते हो कि भाई किसान वगैरह को जो है सब्सिडी वगैरह दी जाती है, ठीक है। किसान अगर कुछ खरीदता है तो उनको कई सारी सब्सिडी वगैरह दी जाती है। तो इस तरह से क्या है, सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से एलपीजी का भी हिसाब किताब चल रहा है, एलपीजी के अंदर लोगों को सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो ये है मकसद है सामाजिक कल्याण करना। उसके बाद में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य सरकार योजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, कि भाई समाज को आगे बढ़ाना। हम लोग को सरकार का काम ही होता है कि भाई समाज का जो गरीब तबका है समाज को आगे बढ़ाए। तो इसलिए जो है इन चीज़ों में जो है राष्ट्र निर्माण में जो सार्वजनिक क्षेत्र जो है बहुत ही जरूरी है। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों कि भाई छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण देना है। भाई छिपी हुई बेरोजगारी, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये पेपर में आपके आ सकता है। देखिए, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने से कार्यरत होते हैं, काम कर रहे होते हैं, परंतु वास्तव में क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। लेकिन इसमें क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एक बंदा लग तो रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगी, बेरोजगारी है। अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज़्यादा जब लोग लगे होते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि गाँव के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, गाँव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की जरूरत है किसी खेत के अंदर, लेकिन परिवार के जो है सारे लोग ही उसी के अंदर लगे पड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई खेत है, उसके अंदर उसमें केवल 4 लोगों का काम है, ठीक है, लेकिन पूरा 10 लोगों का परिवार ही उसके अंदर घुसा पड़ा है। तो बाकी जो 6 लोग हैं वो तो बेरोजगारी है ना, वो तो बेवजह में वहाँ पर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन दूर से कोई देखेगा तो वो बोलेगा कि भाई पूरा परिवार 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कोई समझदार होगा तो समझ जाएगा कि 4 लोगों का काम था यहाँ पर, ठीक है, 4 लोग भी इस काम को खत्म कर सकते थे, लेकिन बेवजह में 6 लोग और इसके अंदर आ करके। वो अलग बात है कि काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन 6 लोग कोई दूसरा काम करते तो थोड़ा सा प्रोडक्शन होता कि नहीं, कोई दूसरा घर के अंदर खाना बनाता, घर की सफाई कर देता, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा सा और काम कर सकते थे, लेकिन वो लोग सारे उसके अंदर ही घुस गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अब शहरों के अंदर कैसे होता है इसको देखते हैं। मान लीजिए शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 जनों की जरूरत है, लेकिन उस दुकान के अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं, तो जो तीसरा बंदा वो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगार है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की जरूरत है, परंतु 2 लोग काम कर रहे हैं। बाहर से कोई आएगा तो उसको लगेगा कि भाई 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों के पास रोजगार है, लेकिन नहीं, वहाँ पर 2 लोग भी उस काम को अच्छी तरह से कर सकते थे, कपड़ा दे सकते थे, ले सकते थे ग्राहकों को, लेकिन तीसरे को लगाया गया, ठीक है। तो तीसरा व्यक्ति एक तरह से क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा वहाँ पर, है ना। तो ये अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी भाषा है, इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को समझा ही दिया था कि भी संगठित क्षेत्र जिसके अंदर देखिए प्राइवेट के अंदर या सरकारी के अंदर बैठा हुआ किस तरह से कंप्यूटर पे काम कर रहा है, अच्छा माहौल है, इसी के अंदर बैठ के काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा संगठित क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर नौकरी सुरक्षित होती है, काम के घंटे इनके फिक्स होते हैं, इनको जो है पेंशन पीएफ वगैरह दी जाती है, अधिक वेतन दिया जाता है। लेकिन वहीं पर ये देखिए सड़कों के किनारे बेचारे जो ये लोग दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे होते हैं, ये किस में आ जाएंगे, असंगठित के अंदर आ जाएंगे। इनको सैलरी कम दी जाती है, नौकरी इनकी सुरक्षित नहीं होती है, जब काम रहेगा तभी इनको लोग बुलाते हैं, ठीक है। कार्य की स्थिति बहुत खराब रहती है, देखिए बिल्कुल बीच सड़क पर धूप में काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत समस्याएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। इनके काम के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं, इन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है, ना तो इनको पीएफ मिलता है, ठीक है, ना इनको कोई फंड बोनस मिलता है, ना इनको कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या असंगठित क्षेत्र लोगों का भी कुछ इस तरह से सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद में
उसके बाद में ये देखिए, असंगठित क्षेत्र के लोगों को कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। जो मजदूर होते हैं असंगठित क्षेत्र में, मजदूरों के समक्ष आने वाली कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहली समस्या क्या है कि भाई सरकारी नियम विनियमों को नहीं मानता। भाई ठीक है, इसके अंदर जो भी इनसे काम करवा रहा होता है उनके सरकारी नियम विनियमों को नहीं मानता है। इनके लिए भी नियम बना रखे हैं, जो बेचारे असंगठित मजदूर होते हैं ना, इनके लिए भी नियम बना रखे हैं, जैसे कि 8 घंटे की नौकरी इनकी होनी चाहिए, ठीक है, इनको लंच का टाइम मिलना चाहिए, इनको सैलरी मतलब इनको काम करने के बाद तुरंत पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इनसे जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार काम करवाता है ना, वो इन सब नियमों को जो है बिल्कुल अवहेलना करता है, इन सब नियमों को जो है मानता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और कोई जब मजदूर बेचारा विरोध करने जाएगा तो उसको काम धंधे से हटा देता है, इसलिए लोग जो डर के मारे बात ही नहीं करते। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसमें बहुत से लोग अपने अपने छोटे काम सड़कों पर विक्रय करते हैं, ठीक है। इनको जो है कई बार तो जो है बिना मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन मजदूर है, बिना हेलमेट के जो है उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाया जाता है, ठीक है। तो कई सारी समस्याएं होती हैं, इनको सैलरी कम दी जाती है, मजदूरी तय नहीं होती है, रोजगार भी क्या होता है, नियमित होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अतिरिक्त समय से काम कराने में छुट्टी अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान इनको नहीं मिलता है। अगर छुट्टी कर ली बीमारी से तो उनका जो दिहाड़ी कट जाता है। नौकरी पूरी तरह से क्या होती है, इनकी असुरक्षित होती है, असंगठित मजदूरों की, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये प्रचंड बेरोजगारी का हम लोगों ने बात कर लिया था कि भाई छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। एक बार और इसको समझ लें क्या, चलिए समझ लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, देखिए प्रचंड बेरोजगारी, लोग प्रत्यक्षतः कार्यरत हैं, सामने से लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, मगर वास्तव में क्या है, बेरोजगार होते हैं। एक ही काम पर जरूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रचंड बेरोजगारी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये शहर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि शहरी क्षेत्रों में एक दुकान को परिवार के 4 सदस्य चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा जब लोग जुड़ जाते हैं उसके अंदर, तो उसमें भी क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। देखिए एक ही सवाल को कई तरीके से पूछा इन लोगों ने, ठीक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर क्या पूछा है कि भाई राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा भारत में रोजगार क्षेत्र की दिशा में सुधार हेतु निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि किस प्रकार से जो है भारत के अंदर इसने रोजगार दिया है। अब इसी सवाल को देखिए ऊपर किस तरह से फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। ये कहाँ गया, हाँ ये देखिए क्या पूछा है कि भाई राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताइए, यानी कि 3 इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। यहाँ पर भी यही सवाल है और यहाँ पर भी देखिए यही सवाल है। तो यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से जो है एग्जामिनर कई सारे सवाल आपके सामने फ्रेम कर सकता है। पता चला आप ये वाला सवाल तैयार करके गए थे लेकिन पूछ वो दिया है, जबकि दोनों में एक ही चीज़ पूछी गई है। तो यही मैं आप लोग को यहाँ पर जो है चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आप लोग को बताई दिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंदर के अंतर क्या होता है, ठीक है। फिर एक और समझते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 के अंदर एक भारत सरकार ने रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया था। ये वही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें आप लोग को बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मनरेगा। इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया था, ठीक है। जिसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है महात्मा, ठीक है। उसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि भाई प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इस क्षेत्र के किन्हीं 4 गतिविधियों के बारे में बताना है। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि प्राथमिक के अंदर तमाम कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पे निर्भरता होती है। तो इसकी एक बार समझ लेते हैं। भाई प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके अंदर कृषि वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसमें प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है, यानी इसमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया कि ब्रेड के लिए गेहूँ यहीं पर बनाया जाता है, ठीक है, कपड़े के लिए कपास की खेती यहीं की जाती है। तो इस तरह से उदाहरण के रूप पर कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है ना। उसके बाद में दोस्तों अगला, फिर देखिए ये वाला सवाल को देखिए किस तरह से घुमाकर पूछा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि असंगठित क्षेत्र यानी कि जो लेबर दिहाड़ी मजदूर होते हैं क्षेत्रों में कर्मचारी का शोषण किया जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो देखिए यही सवाल को जो इन्होंने किस तरह से इसके अंदर घुमा दिया है ना। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली समस्याएं कौन सी हैं, और यहीं पर यही वाला सवाल देखिए किस तरह से पूछा है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये देखिए, क्या आप इस कथन से सहमत है कि असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों का क्या किया जाता है, शोषण।
यहाँ पर शोषण एक नया शब्द है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया यहाँ पर कुछ और पूछ रहा है, वहाँ पर कुछ और पूछ रहा है, लेकिन जो समझदार होगा समझ जाएगा कि बात एक ही है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ये हमने आप लोगों को बता ही दिया था। उसके बाद में दोस्तों एक हम लोग टॉपिक के बारे में नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इसके अंदर कि भाई सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है और इसे भारत में से नापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। जीडीपी क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या मूल्य है। मान लीजिए कि हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा देश है प्यारा भारत, ठीक है, तो हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है दोस्तों, हमारा जो है प्यारा देश भारत है। और इस भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर प्राथमिक क्षेत्र किस किस के अंदर दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया, ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र हो गया। तीनों क्षेत्रों ने पूरे साल भर में, ठीक है, पूरे एक साल भर में जितना भी सामान बनाया होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, टोटल प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र ने जितना सामान बनाया होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं दोस्तों। और देखिए, उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है। उसके बाद में मापन का कार्य केंद्र किसको दिया गया, भाई कौन मापेगा जीडीपी को, तो भाई ये मापती है हमारी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें, इनका काम होता है जीडीपी मापने का, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगला टॉपिक कि भाई भारत में तृतीयक क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए भैया, तृतीयक क्षेत्र का काम क्या होता है, सेवाएं, सर्विसेज देने का। तो भाई अनेक सेवाओं, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, डाक तार, परिवहन आदि की क्या करते हैं, आवश्यकता इसके अंदर। ये देखिए, डॉक्टर है, ये अपनी सर्विसेज देता है, आपको दवाई दे करके, आपका इलाज करके। टीचर है, आपको पढ़ा करके जो है अपनी सर्विसेज देता है। इस तरह से जो ये सब क्या है, सब तृतीयक क्षेत्र के लोग हैं। उसके बाद में कृषि एवं उद्योग के विकास हेतु अनेक सेवाओं की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि कोई बड़ी बड़ी इंजीनियर है, तो उसका काम क्या है कि भैया मशीनों को बनाना। अब ये मशीनें कहाँ पर लगेंगी, फैक्ट्री के अंदर लगेंगी, तो उसने अपनी सर्विस दे दी। इस तरह से जो है ये तीनों क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है कि भाई जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं की मांग शुरू कर देते हैं, ठीक है। कुछ नई सेवाएं जैसे संचार एवं प्रौद्योगिकी पर अधिक आधारित सेवाएं होती है, देखिए, ठीक है। तो कृषक ही है, तो वो क्या किस चीज़ की मांग करता है, वो मांग करता है कि भाई उसके पास अच्छे थ्रेशर हो, ट्रैक्टर हो, मशीनें हो, इरिगेशन वगैरह की। तो ये सब कौन बनाएगा, सब साइंटिस्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी चीज़ है। उसके बाद में दोस्तों और देखिए क्या बोल रहा है कि भाई ग्रामीण भारत में जो है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने में कोई 4 सुझाव दीजिए कि भाई ग्रामीण भारत के अंदर जो है लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है। हम लोगों ने ऊपर बात किया था शहर के अंदर कि शहरों के अंदर रोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है। इसी तरह से गाँव के अंदर जो है रोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो है गांव के लोग जो हैं वो बेचारे अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके दूसरी जगहों पर ना जाए, उनको अपने आसपास में रोजगार मिल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या बात करते हैं कि भाई सिंचाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सिंचाई की सुविधा अच्छी होगी तो लोग जो है कृषि करना शुरू कर देंगे। भारत के अंदर आज भी जो है 50% से ज़्यादा लोग कृषि इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके आसपास सिंचाई की सुविधा ही नहीं है। खेती करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंचाई, ठीक है। यही कारण है कि आप लोग देखते हैं कि भाई भारत के अंदर सबसे जो समृद्ध किसान है कहाँ के, हरियाणा के, पंजाब के, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं पर आप यूपी की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, तो लोग वहाँ पर कृषि करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। उनको जो है सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। बारिश आएगी तब वो उनकी फसल बोई जाती है, और जिस साल बारिश नहीं आया तो उस साल मान लीजिए कि उनको सूखा ही पड़ गया, है ना। यही कारण है कि हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं ये बहुत समृद्ध माने जाते हैं क्योंकि इनके पास किसी की सुविधा है दोस्तों, इनके पास जो है सिंचाई की सुविधा है। अगला, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। ग्रामीण के अंदर भी जो है शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। आज भी जो है गांव के अंदर किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो उसको भैया जो है कर्ज लेकर के गाड़ी करना पड़ता है, गाड़ी करके बेचारा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जाता है हॉस्पिटल, प्राइवेट में वो भी, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके बाद में गांव के अंदर स्कूल भी इतने अच्छे नहीं होते। उसके बाद में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ सस्ती बेहतर परिवहन सेवाएं देकर कृषि गैर कृषि को क्या बढ़ावा दिया जा सकता है। किसान ने मान लीजिए कि टमाटर उगा लिया गाँव के अंदर, खीरा उगा लिया, ऐसा फसल उगा लिया कि जो 2-3 दिन के बाद खराब होने लग जाएगा, लेकिन वो बेचारा उगा तो लिया लेकिन उसके पास मार्केट ही नहीं है। अब मार्केट में वो सामान ले जा करके बेचे कैसे, उसके पास गाड़ी घोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि किसानों को बहुत सारे समस्याएं वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि कृषि आधारित उद्योगों, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों का दिया जाना, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोग जो है
खुद ही अपने देश के अंदर ही अपने आसपास में क्या चीज़ों का निर्माण करें। तो ये था दोस्तों आपका पूरा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना मैंने वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है।